Dear aspirants, welcome to today's video. This is the part 6 of the ongoing series of the J&K Reorganization Act and its amendments. So before starting out today's session, here's a brief description of our YouTube channel. You can subscribe to our channel on the link given on the screen here, or if you want notes of the videos of all the lectures that have been uploaded on our channel, you can contact us on the link given on your screen here. So today we'll start our discussion from section 60. Although जो पिछले वाला डिस्कशन था वो हमने सेक्शन 58 पे ख़त्म किया था, तो सेक्शन 59 को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे या आज के सेशन में भी देखेंगे। तो वो डेफिनेशंस एज सच जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की भी हुई हैं। कुछ उसमें से जो है वो आज के लेक्चर में भी हम देखेंगे। जिस फॉर एग्जांपल उसमें बताया गया है डिलिमिटेशन क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज किसको हम बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो वो हम वैसे भी इन बाकी वाले सेक्शंस में देखने ही वाले हैं, तो डुप्लीकेसी की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फॉर सेविंग टाइम we'll start straight away from section 60. Section 60 deals with the delimitation of constituencies. देखिए, delimitation of constituencies का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पता ही है क्या होता है, ये एक जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। जहाँ से कोई कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ता है। हमारी JNK यूटी जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड है। अगर हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जम्मू में 2 और श्रीनगर कश्मीर में 3 है। तो टोटल हमारे पास 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं JNK में। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब यहाँ पे इन 5 का मतलब क्या है, JNK को 5 जोग्राफिकल एरियाज़ में जो है डिवाइड किया गया है। तो जहाँ से हमारे 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्लियामेंट के लोकसभा इलेक्शंस में लड़ सकते हैं, उसके लिए कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब ये है। डीलिमिटेशन का मतलब है इट्स द अपोजिट ऑफ लिमिट, मतलब लिमिटेशंस हटाना इन कॉन्स्टिट्यूंसीज पे। कॉन्स्टिट्यूंसीज में कभी कभार पॉपुलेशन चेंजेस की वजह से इनमें चेंजेस हमें लानी पड़ती है। अभी तक हमारे पास जैसे जो लेटेस्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, हमारे पास उसमें एक नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई, अनंतनाग राजौरी। ये पहले नहीं थी, बट गवर्नमेंट को अब एक नीड फील हुई कि जो हमारे पास पहला एक जोग्राफिकल एरिया अनंतनाग अलग था, राजौरी अलग था, इसको रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो जब इस एरिया में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की गई तो इनको अलग अलग करने के बजाय इनको एक ही साथ जोड़ा गया एंड इट केम टू बी नोन एज द अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो डीलिमिटेशन में जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे यूजुअली जो है चेंजेस लाई जाती हैं, जोग्राफिकल एरियाज़ को कंसिडर करके जो है चेंजेस लाई जाती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस डीलिमिटेशन एक्सरसाइज में कंसिडर की जाती हैं वो हम इसी सेक्शन में जो है देखेंगे। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है सेक्शन 60, इसका जो पहला सब सेक्शन है वो हमें बताता है। अभी तक हमने देखा कि हमारी जो JNK असेंबली में है इसमें 107 सीट्स थी डीलिमिटेशन होने से पहले तक। अब इस 107 का नंबर जो है 114 पे लिया गया है। तो अब हमारे पास जितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं दे आर असेंबली में जितनी हमारी सीट्स हैं, नॉट कॉन्स्टिट्यूंसीज, जितनी हमारी सीट्स हैं वो है 114। तो 7 सीट्स जो है वो एडिशनल इंक्रीज की गई हैं। इसी तरह से रिजर्वेशन दी गई है शेड्यूल कास्ट को, रिजर्वेशन दी गई है शेड्यूल ट्राइब को हमारी असेंबली में। अब जो ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिनके बेसिस पे डीलिमिटेशन कंप्लीट की जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखा जाता है कि ये जोग्राफिकली कंपैक्ट हो। ऐसा नहीं है कि श्रीनगर को जम्मू के साथ जोड़ देंगे या बारामुल्ला को डोडा के साथ जोड़ देंगे, ऐसा नहीं। ये जोग्राफिकली कंपैक्ट होनी चाहिए, मतलब दूर दूर भी ये एरियाज जो है नहीं होनी चाहिए। अगर हम फॉर एग्जांपल बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो लेट्स से दिस इज बारामुल्ला, तो इसमें जो
जो एरिया इसमें इसके अंदर कवर होगा वो मोरलेस कम्पैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एरिया यहाँ है तो अगर हम JNK का मैप लें, इसका दूसरा एरिया यहाँ है, तीसरा एरिया यहाँ पे, नहीं, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल ये कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ये इसमें पहली कंसिडरेशन है। दूसरी कंसिडरेशन इसमें यह है कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बारामूला की फिर से बात करें, अगर लेट्स से यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन 100 है और ST की पॉपुलेशन यहाँ 30 है, SC की पॉपुलेशन 40 है, तो इसका मतलब 30% पॉपुलेशन जो है वो SC ही है और लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ST भी है। तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे उनको रिजर्वेशन भी दी जाए। और जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी। सिंगल मेंबर का मतलब है एक कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ एक ही बंदा पार्लियामेंट में इलेक्ट हो सकता है। अगर बारामूला की बात करें तो यहाँ से एक MP बनेगा, अनंतनाग राजौरी की बात करें यहाँ से एक MP बनेगा, श्रीनगर की बात करें तो वहाँ से एक MP बनेगा, इसी तरह से जम्मू में उधमपुर की बात करें तो वहाँ से एक MP बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि अनंतनाग राजौरी से 2 MP बन रहे हैं, बारामूला से 2 बन रहे हैं, श्रीनगर से 2 या 3 बन रहे हैं, नहीं, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं ये बनाई जाएंगी। अब जो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है ये होती कैसे है, मतलब ये डिलिमिटेशन करता कौन है? इसके लिए एक सेपरेट बॉडी जो है सेटअप की जाती है जिसको बोलते हैं हम डिलिमिटेशन कमीशन। दिस कमीशन इज सेटअप अंडर द डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, इस एक्ट के अंडर एक कमीशन बनाया जाता है जिसको डिलिमिटेशन कमीशन हम बोलते हैं। वो काम करता है अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यही कमीशन जो है, इसी का काम जो है ये डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज को करता है। अब इस चीज़ में हेल्प करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 4 एसोसिएट मेंबर्स को अपने साथ रख सकता है। ये 4 एसोसिएट मेंबर्स कौन है? या तो ये यूनियन टेरिटरी की असेंबली से लिए जाएंगे या फिर पार्लियामेंट में जो JNK के मेंबर्स हैं उसमें से 4 को चूज किया जाएगा, तो वही कहलाते हैं हमारे एसोसिएट मेंबर्स। बट इन एसोसिएट मेंबर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज में जो डिसीजंस लिए जाएंगे या ECI इसमें जो डिसीजंस लेगा उसमें इन एसोसिएट मेंबर्स को वोटिंग पावर्स नहीं होंगे। ये दे कैन ओनली पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज, दे कैन ओनली असिस्ट इन दिस एक्सरसाइज बट विदाउट एनी वोटिंग। इसी तरह से जब डिलिमिटेशन का ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा तो इसके प्रपोजल्स जो हैं वो पब्लिश हो जाते हैं, वो पब्लिकली पब्लिश हो जाते हैं ऑफिशियल गैजेट में। यानी कि जब ये डिलिमिटेशन कमीशन सारा चेक करता है कि क्या चेंजेस की ज़रूरत है, क्या चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी प्रॉपरली एक पब्लिक नोटिस इशू होती है जो ऑफिशियल गैजेट में आ जाती है। ऑफिशियल गैजेट में देने का मतलब यह है कि लोगों को पता चले कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है क्या डिसीजन लेने वाला है, ताकि लोगों को अगर इसमें कुछ ऑब्जेक्शन हो, कोई रिजर्वेशन हो, किसी को अपना लोगों को अगर अपनी ओपिनियन इसमें देनी हो, वो भी कंसिडर उसमें की जाएगी। वो सब कंसिडर करने के बाद फाइनली ये जो है एक फाइनल ड्राफ्ट की शक्ल में पब्लिश हो जाता है और डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मेन काम जो है डिलिमिटेशन कमीशन इसमें करता है और इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। बट वंस द ड्राफ्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फिर लोगों की ऑब्जेक्शंस वगैरह जो है उसको कंसिडर किया जाता है। इसके बाद है हमारा सेक्शन 61 जो डील करता है विद द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन डिलिमिटेशन ऑर्डर्स अप टू डेट। इस सेक्शन में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है, ये सिंपली इन सिंपल वर्ड्स ये सेक्शन जो है हमें बताता है कि अगर किसी जगह का नाम जो है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल अनंतनाग राजौरी में से अनंतनाग का नाम कुछ और हो गया या राजौरी का नाम चेंज हो गया, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस डिलिमिटेशन ऑर्डर में जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया वो उसमें अकॉर्डिंगली वहाँ पे नाम में चेंजेस करेगा। ठीक है, ताकि वो इस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को ऑर्डर को अप टू डेट रखे। इसका मतलब यही है कि जो चेंजेस विद टाइम होती जाएंगी नाम में
या किसी ऐसी चीज़ में जिसको अपडेट करना इमीडिएटली ज़रूरी है, तो वो पावर सिलेक्शन कमीशन के पास है, वो डिलिमिटेशन के उस ऑर्डर में जो है वो चेंजेस ला सकते हैं। इसी तरह से जो सेक्शन 62 है, ये है स्पेशल प्रोविजन एज टू रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2011। जब हमने डिलिमिटेशन अभी डिस्कस किया, मैंने आपको बताया ये पॉपुलेशन के बेसिस पर भी यूजुअली जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है चेंजेस लाई जाती हैं। बट ये पॉपुलेशन किसको कंसिडर करते हैं, मतलब कौन सा ऐसा ऑफिशियल फिगर है जिसको ध्यान में रखकर जो है पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है। तो एज फार एज डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो अभी रिसेंटली भी हुई है हमारे JNK में, तो सेंसस 2011 में जो पॉपुलेशन फिगर्स दिए हुए हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। इसी को माना जाता है लेटेस्ट सेंसस, क्योंकि इसके बाद अभी तो कोई सेंसस हुआ नहीं, ठीक है। और जो डिलिमिटेशन है ऑल ओवर इंडिया वो 2026 तक बंद है, यानी कि 2026 के बाद ही इंडिया में जो है, बाकी के इंडिया में जो है चेंजेस आएंगी असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में। बट JNK में ये एक स्पेशल एक्सरसाइज की गई थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से डिलिमिटेशन नहीं हुई थी। तो यहाँ पे डिलिमिटेशन कंडक्ट करने के लिए जिन पॉपुलेशन फिगर्स को कंसिडर किया गया वो है सेंसस 2011, ठीक है। फिर ये हमारा सेक्शन 63 था। अब आता है हमारा सेक्शन 64 जो हमें बताता है कि प्रोसीजर एज टू द डिलिमिटेशन। देखिए, प्रोसीजर डिलिमिटेशन का वही है सिंपली जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, जो मैंने आपको बताया डिलिमिटेशन एक्ट। उस डिलिमिटेशन एक्ट में डिलिमिटेशन एक्ट 2002 में जो प्रोसीजर डिस्क्राइब किया गया है वही JNK UT पे भी अप्लाई किया गया, वही पूरे इंडिया पर भी एप्लीकेबल है, चाहे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हो या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हो, दोनों के लिए सेम एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। इसी तरह से एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑर्डर। देखिए, जब हम बोलते हैं रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट को दी जाएगी, जो मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बोला कि हमारी जो है असेंबली में अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जो है रिजर्वेशन है, तो ये रिजर्वेशन जो इनको दी जाती है, ये हम कैसे देखते हैं कि कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट है, कौन सी ट्राइब जो शेड्यूल ट्राइब है। इसके लिए प्रेसिडेंट ने जो है स्पेसिफिकली ऑर्डर्स पास किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल 1956 में एक ऑर्डर पास हुआ है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर। ऑफ 1956 प्रेसिडेंट के इस ऑर्डर में जो कास्ट मेंशन हुई हैं उसको हम मानते हैं शेड्यूल कास्ट, और उन्हीं शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन भी दी जाती है। उन्हीं शेड्यूल कास्ट को जो है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जहां जहां शेड्यूल कास्ट वर्ड मेंशन होगा, सिर्फ उन्हीं कास्ट को शेड्यूल कास्ट माना जाएगा। इसी तरह से सेम टू सेम फॉर शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब के लिए भी जो है ऑर्डर पास हुआ था। अब फर्क सिर्फ इतनी है, यहाँ 1956 है, यहाँ पे 1989 है, बाकी वर्डिंग्स जो है सेम है। शेड्यूल कास्ट की जगह पे यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर, तो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1989। इस प्रेसिडेंट के ऑर्डर में जिन ट्राइब्स को मेंशन किया गया है शेड्यूल ट्राइब्स, उसको कंसिडर किया जाएगा। तो बट रिसेंटली ये ध्यान रखना है कि जो रिसेंटली कुछ शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं JNK में ऐड की गई हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जो हमारी पहाड़ी कम्युनिटी है उनको भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है वो दिया गया है। तो वो करने के लिए इस ऑर्डर को जो है मॉडिफाई प्रेसिडेंट ने किया। वो जब हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑर्डर प्रेसिडेंट ने पास किया, कौन सी कास्ट उसमें ऐड हो गई, कितनी रिजर्वेशन उनको दी गई है। फिलहाल के लिए यहाँ पे मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो 1989 में ऑर्डर पास हुआ, इसमें 2024 में मॉडिफिकेशन की गई और कुछ और ट्राइब्स को इसमें ऐड किया गया। तो कहना यह है कि सेक्शन 55 और सेक्शन 66 जो है ये प्रोवाइड करते हैं फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एंड दे आर एप्लीकेबल इक्वली टू बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख।
अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फंड है जो हम बार बार सुनते आए जब से हमने JNK रीऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर जो है डिस्कस किया, खास तौर से जब से हमने इसमें बजट डिस्कस किया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, सॉरी फंड नॉट एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 67, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आंसर इज सेक्शन 67। अब किस फंड को हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड फंड? डेफिनेशन क्या है कंसोलिडेटेड फंड की, ये प्रॉपरली इस सेक्शन में जो है डिफाइन की गई है। देखिए, जहां तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात है, यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी है। पहला हम देखेंगे रेवेन्यू साइड कि इस कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है। सबसे पहले इसमें रेवेन्यू रिसीव होता है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ से जितना भी रेवेन्यू रिसीव होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दो जगह से, एक तो यूटी गवर्नमेंट जो खुद या फिर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहां से। अब ये रेवेन्यू जो है किन किन चीजों से जनरेट होता है? ऑल दोज मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज पावर टू मेक लॉज। ठीक है, आपको फिर से यहाँ पे ये बार बार ये चीज आती है, यूटी ऑफ JNK कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है, मैं लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी, जैसे एग्रीकल्चर है, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट्स है, इसके अलावा जो भी कोई सब्जेक्ट्स है, एजुकेशन है, इन सेक्टर्स से जो भी कोई रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू जो यूटी गवर्नमेंट को आता है या फिर LG ऑफिस के थ्रू वो जनरेट होता है। एक ये हो गया हमारा रेवेन्यू वाला साइड, ये वाला पैसा ये चला जाता है किसमें? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। अब अगर हम एक्सपेंडिचर वाला साइड देखेंगे, एक्सपेंडिचर वाली साइड में हम कंसिडर अगर करेंगे कि जितना भी पैसा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जाता है इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, मतलब यूटी गवर्नमेंट ने अगर लोन लिया हुआ है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया हो या विद अप्रूवल जो है किसी और जगह से इन्होंने लोन लिया हो, उस लोन को रीपे करने के लिए जो पैसा आता है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से आता है। या अगर यूटी गवर्नमेंट को लोन आता है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर लोन के अलावा ग्रांट्स भी आते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये पैसा, ये लोन्स, ये ग्रांट्स, ये भी कहाँ चले जाते हैं? ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में चले जाते हैं। या फिर जो यूटी गवर्नमेंट है, जो भी कोई वो लोन रिसीव करती है, फॉर एग्जांपल यूटी ने किसी जगह से लोन लिया, बट इस लोन के लिए ज़रूरी है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेमैन टर्म्स में समझने की कोशिश करें, जैसे हम में से कोई लोन लेने बैंक में जाता है बट उसको कुछ मॉर्टगेज वहाँ पे रखनी होती है, कुछ सिक्योरिटी रखनी होती है कि ताकि कल को अगर वो लोन रीपे ना कर पाए तो जो उसने मॉर्टगेज वहाँ पे प्रॉपर्टी रखी है उस प्रॉपर्टी को जो है वो बैंक ले सकता है और वहाँ से अपना लोन रिकवर कर सकता है। इसी तरह से यूटी गवर्नमेंट भी जब लोन लेने जाती है तो इसको भी सिक्योरिटी के तौर पे कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, और वो सिक्योरिटी अब कहाँ से प्रोवाइड करती है यूटी गवर्नमेंट? अगेन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो आप देखिए कंसोलिडेटेड फंड का मेनली काम क्या है? रेवेन्यू जो है JNK गवर्नमेंट का LG के थ्रू जो भी आता है वो किन किन सब्जेक्ट्स पे जो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है वो सारा इसमें चला जाता है। रिपेमेंट ऑफ लोन करनी हो या लोन रिसीव हो रहा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या ग्रांट्स आ रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो भी इसी में चले जाते हैं। यूटी अगर लोन रेज कर रही है उस लोन की सिक्योरिटी जो है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से प्रोवाइड होता है। अब इस फंड की कस्टडी, यानी ये फंड रहता किसके पास है, इसकी कस्टडी कौन है? हु इज द कस्टोडियन ऑफ दिस फंड? इसकी कस्टडी किस तरह से इसमें से पैसा निकाला जाएगा या कोई भी मैटर इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड
वो रेगुलेट होता है थ्रू द रूल्स मेड बाय द एलजी। तो एलजी जो रूल्स बनाएंगे रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या इससे कोई भी रिलेटेड मैटर, तो वो पर्टेन करता है टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, इसी तरह से हमारे पास दूसरा फंड है जिसको बोलते हैं हम दूसरा अकाउंट है पब्लिक अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेक्शन 68। ये भी आपको एज सच याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पब्लिक अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है इट इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो आंसर है सेक्शन 68। अब कंसोलिडेटेड फंड में अगर ये सारा रेवेन्यू वगैरह जो है जो भी कुछ जो है चला जाता है, तो फिर इस पब्लिक अकाउंट में क्या जाता है? पब्लिक अकाउंट में वो सारा पब्लिक का पैसा चला जाता है जो LG रिसीव करते हैं अदर देन दी कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड के अलावा जितना भी पब्लिक मनी आता है या उसको रिसीव करते हैं LG, वो किस अकाउंट में जाता है? पब्लिक अकाउंट। तो एज फार एज पब्लिक अकाउंट इज कंसर्न, इट इज कनेक्टेड विद द पब्लिक मनी, but other than that money which goes to the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir, तो इसकी कस्टडी जो है वो किसके पास रहती है? इसकी कस्टडी या इससे पैसा निकालना, इसको रेगुलेट करना, इससे बाकी रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो रेगुलेट होते हैं थ्रू द रूल्स मेड बाय द LG। अगेन थ्रू द रूल्स मेड बाय द LG, बट यहाँ पे एक फ़र्क है। ये रूल्स जो LG यहाँ पे बनाते हैं ये ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो हमने देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फंक्शन है टू प्रोवाइड एड एंड एडवाइस टू द LG, जो वो डिफरेंट एडवाइसेस LG को देते हैं। उसमें से एक एडवाइस ये भी है कि किस तरह से हम पब्लिक अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रेगुलेट करेंगे। तो वो LG ही रेगुलेट करते हैं, बट बेस्ड ऑन द रूल्स मेड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जो हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखा उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड एंड एडवाइस नहीं देते, बट पब्लिक अकाउंट में उनकी एड एंड एडवाइस है। इसी तरह से हमारा तीसरे तरह का जो फंड है वो है कंटिंजेंसी फंड। ठीक है, आप देखिए कंटिंजेंसी फंड जो है नाम से ही पता चलती है क्या है। कंटिंजेंसी का मतलब होता है अनफोर्सीन, जो चीज़ हमने पहले से प्लान ना की हो, जिसका हमें पहले से कोई अंदाज़ा ना हो, एक्सपेक्टेशन ना हो, तो अनफोर्सीन, उसी को हमने नाम दिया है कंटिंजेंसी फंड। तो इस कंटिंजेंसी फंड में जो है पैसा आता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला जाता है, वो प्रोवाइड किया जाता है कंटिंजेंसी फंड को। क्यों प्रोवाइड किया जाता है? टू मीट द अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इस जो ये कंटिंजेंसी फंड है इसको रेगुलेट कौन करता है? इट इज रेगुलेटेड थ्रू अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, and it is held by the LG, जो इसमें टाइम टू टाइम जो है पैसा निकाल सकते हैं, जो हु कैन एनेबल एडवांसेस फ्रॉम दिस फंड। यानी कि जो लॉ असेंबली ने बनाया है वो डिटरमिन करता है कि इस कंटिंजेंसी फंड में कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू कितना पैसा डाला जाएगा, और जब पैसा निकालने की बात आएगी तो LG जो है ही enables advances out of the consolidated fund of कंटिंजेंसी फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि इट इज गवर्न्ड थ्रू अ लॉ मेड बाय द असेंबली। अब इसमें भी जैसा हमने अभी ऊपर वाले फंड में देखा था, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसमें भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस जो है वो कंसिडर की जाती है। जितने भी मैटर इससे कनेक्टेड हैं उसको डील करने के लिए जो LG है
वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को भी कंसिडर करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस दो फंड्स में हमें आ गई, कंटिजेंसी फंड में और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी में इनका कोई दखल नहीं है। तो लास्ट जो हमारा आज का सेक्शन है जो हम डिस्कस करेंगे, इट इज सेक्शन 70 विच डील्स विद द बोरोइंग ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी मैंने आपको कंसोलिडेटेड फंड को जब हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो लोन्स ले सकती है, बट कब ले सकती है? व्हेन उन लोन्स की सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसी फंड के बेसिस पर जो है लोन्स वो ले सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ये गारंटी जो ये फंड प्रोवाइड करता है, इट इज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। मैंने आपको चार्ज्ड में फ़र्क बताई थी, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड का मतलब क्या होता है और डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या फ़र्क है। फिर से रिपीट करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए, चार्ज का मतलब है कि असेंबली में जो है इस एक्सपेंडिचर को हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, इस पे वोटिंग नहीं होती है, बल्कि ये एक्सपेंडिचर जो है मीट आउट करना ही करना है, एनी हाउ ये करना ही करना है। बस इस पे डिस्कशन होगा कि कितना एक्सपेंडिचर है, क्या एक्सपेंडिचर है, इस साल में कितना हमें करना है, तो बस वो चीज़ें इसमें डिस्कस होगी। सो जितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है ऑन द लोन्स प्रोवाइडेड बाय द कंसोलिडेटेड फंड, दैट इज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 71 एंड ऑनवर्ड्स। टिल देन, गुड बाय।